Minesh-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Respected students, Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Today's our lesson for class 12th, subject political science, and topic is Green Revolution and its political fallouts. कल हमने जो पढ़ा, प्रीवियसली वी डिस्कस्ड ग्रीन रिवोल्यूशन के बारे में हमने कुछ पढ़ा कि ग्रीन रिवोल्यूशन क्यों आ गया, कि जो 5 years प्लान जो था उसको सस्पेंड क्यों किया गया। नंबर 1 मैंने बोला कि ड्रॉट आ गया, फेमिन जो आ गया। दूसरा जो ड्रॉट, इसका जो वार विद पाकिस्तान जो था, तो मुल्क में जो थी पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी की वजह से जो थ्रेट था, तो उन्होंने क्या किया, जो प्लान होता था, प्लान 5 years प्लान जो था उसको उनने विद हेल्ड करके, तो उन्होंने उसको विद हेल्ड किया। तो उसको हम इस नाम से जानते हैं कि प्लान हॉलीडे के नाम से जानते हैं। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने एनुअल 3 years प्लान मरतब किए। तो 1966 से 1969 तक तो उसमें एक न्यू एग्रीकल्चर पॉलिसी आ गई, जिसको हम ग्रीन रिवोल्यूशन भी कहते हैं या न्यू इरिगेशन पॉलिसी भी कहते हैं। कि हमने कहा कि क्योंकि जो मुल्क जो था, मुल्क में ड्राट था, वार विद पाकिस्तान के साथ ही पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी भी थी, तो उन्होंने सोचा कि जो नॉर्थ जो था, इंडिया था, वहाँ जो कहत पड़ गया था और मुल्क में जो अनसर्टेनिटी और पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी जो थी, तो उसकी वजह से उन्होंने बोला कि हमारे पास हम एक न्यू एग्रीकल्चर पॉलिसी को मरतब देंगे। उसमें क्या करेंगे, हम जो हमारे पास जो फार्मर्स होते थे वो पुराना जो बीज इस्तेमाल करते थे जिसकी प्रोडक्शन कम थी, या जो इरिगेशन का जो सिस्टम था, निज़ाम था, वो नहीं था, फर्टिलाइज़र्स नहीं थे, ये सीड्स जो नहीं थे जो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन देते हैं, या ऐसे औज़ार नहीं थे, औज़ार नहीं थे, या एजुकेटेड टू फार्मर्स, उनको एजुकेशन देना कि किस तरह हम नए जो टेक्निक्स है फार्मिंग के लिए। तो उन्होंने एक प्लान बनाया, उसको बोलते हैं न्यू एग्रीकल्चर पॉलिसीज़ को बोलते हैं। तो सबसे पहले उन्होंने फोकस किया माइनर इरिगेशंस पर। तो उन्होंने सोचा कि जो माइनर इरिगेशन जो है, जो आपाश जो है, इसकी वजह से क्योंकि पहले बारिश पर ही निसार होता था, जब हम इरिगेशन को डेवलप करेंगे तो इससे हमारा जो प्रोडक्शन है वो ऑटोमेटिकली ज़्यादा हो जाएगा। तो इसके साथ ही उन्होंने दूसरा और एक ये किया कि न्यू ब्रीड ऑफ हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स। तो उन्हें ऐसे बीज लाए जो ज़्यादा प्रोडक्शन देते थे। तो पहले जो होता था, पुराने बीज होते थे, एक तो उनको क्या होता था, कम जो ये प्रोडक्शन देते थे, तो या उनमें बीमारियों का ज़्यादा खतरा रहता था। तो जब उन्होंने नए बीज लाए जिनको हम न्यू ब्रीड ऑफ हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स बोलते हैं। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने पेस्टिसाइड्स का भी इस्तेमाल किया जो इन फसलों को नुकसान पहुंचाते थे, या फर्टिलाइज़र्स जो थे, खादें लाई, और उसी के साथ उनने नए जो औजार जो थे खेती बाड़ी के लिए वो लाए, और जो फार्मर जो थे उनको एजुकेशन दी फार्मिंग के बारे में। और इसी के साथ डबल फार्म जो क्रॉप जो होता था, 2 दफ़ा जो पैलेट होता था, जो बारिश पर इन्हिसार होता था, तो एक ही फसल लिया जाता था। अब उन्होंने क्या किया कि एक फसल उन्होंने मानसून पर डिपेंड हो गया, बारिशों पर डिपेंड हो गया, तो उसके लिए उन्हें इरिगेशन इस्तेमाल किया। तो इससे जो फार्मर था उसकी जो प्रोडक्शन थी वो डबल हो गई। इससे वो खुद कफील बन गया
एक तो उसको अपनी ज़रूरियात पूरी होने लगी, दूसरा उसने अपना जो उसको फाजिल हो गया, फाजिल जो उसको प्रोडक्शन हो गई, उसने उसको मार्केट में लिया, उसको भेजा, तो इससे जो इसकी जो माली हालत थी वो ठीक होने लगी। तो आज तो हमने द इंट्रोडक्शन ऑफ हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स आफ्टर 1965 and the increased use of fertilizers and irrigation led to the green revolution। तो क्या होता है कि बोलते हैं कि 1965 में जब क्या होगा, इंट्रोडक्शन की गई हाई यील्डिंग वैरायटीज ऑफ सीड्स, ऐसे बीज लाए गए जिन्होंने ज़्यादा पैदावार हो गई, जो ज़्यादा पैदावार देते थे, जो ज़्यादा प्रोडक्शन देते थे। और उसी के साथ उन्होंने किया फर्टिलाइजर्स, तो फर्टिलाइज़र भी हो गई। पहले जो घर की खाद होती थी, घर की खाद को दिया डालते थे ज़मीन में, लेकिन जब फर्टिलाइज़र आ गई, खादें आ गई, तो उससे क्या हो गया, जो पैदावार जो थी, प्रोडक्शन जो थी, उसको इंक्रीज़ हो गई है। एंड इरीगेशन लेड टू द ग्रीन रिवोल्यूशन। तो क्या, और इरीगेशन पहले जो होता था, जो खेती बाड़ी की जाती थी, खेती बाड़ी का इन्हिसार बारिश पर होता था। कभी किसी साल बारिश होती थी, कभी बारिशें भी नहीं होती थी, और इसका जो ये फसल होता था उसको नुकसान होता था, उसको कम बनता था, या कभी ऐसा होता था कुछ नहीं बनता था। तो जब उनने क्या किया, जब उन्हें इरीगेशन का और फर्टिलाइजर्स और हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड इस्तेमाल किए, तो उससे क्या आ गया, उससे ग्रीन रिवोल्यूशन आ गई इन 1965, which provided the increase in production needed to make India self-sufficient in food grains। तो इससे क्या हो गया, जो इंडिया जो था, इंडिया को प्रोडक्शन, तो जो प्रोडक्शन जो था, तो प्रोडक्शन जो था, इसी की वजह से जो फूड ग्रेन्स था, जब ये रिवोल्यूशन आ गया, ग्रीन रिवोल्यूशन जिसको बोलते हैं, तो उसकी वजह से जो हिंदुस्तान, इंडिया जो था, ये सेल्फ सफिशेंट हो गया इन फूड ग्रेन्स में। उसको सेल्फ सफिशेंट हो गया इन फूड ग्रेन, यानी पैदावार के, यानी एग्रीकल्चर के मैदान में ये इसको काफ़ी सेल्फ सफिशेंट इन फूड ग्रेन में हो गया इंडिया। ये कि जब पहले उसको हो गया था कि शॉर्टेज हो गई थी फूड ग्रेन्स की, इसकी वजह से जो कहत पड़ गया था। अब जब ये ग्रीन रिवोल्यूशन आ गया, तो ग्रीन रिवोल्यूशन की वजह से इंडिया जो है अब सेल्फ सफिशेंट इन फूड ग्रेन्स हो गया। वाई डिड वी नीड ग्रीन रिवोल्यूशन, हमें क्या ज़रूरत थी ग्रीन रिवोल्यूशन की। जो ग्रीन रिवोल्यूशन जो आ गया, इनकलाब, सब्ज़ इनकलाब जो आ गया, तो इस सब्ज़ इनकलाब की हमें क्या ज़रूरत थी। इन ईयर 1966 ब्रॉट ए रिवोल्यूशन इन इंडियन एग्रीकल्चर। 1966 जो है, जो 1966 जो है, उसने क्या किया, उसने एक रिवोल्यूशन लाया इंडिया में। रिवोल्यूशन ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर, हिंदुस्तान का जो ज़राअत था, उसमें 1966 में एक इनकलाब आ गया, एक रिवोल्यूशन आ गई है। 3 interrelated events led to Indian government to increase agriculture output to make India self-sufficient। These included, तो 3 ऐसी चीज़ें थी जिसने इंडिया गवर्नमेंट को 3 इंटररिलेटेड, जो 3 चीज़ें थी जो आपस में इंटररिलेटेड थी, इवेंट्स वाका लेड इंडियन गवर्नमेंट, उसने इंडियन गवर्नमेंट को मजबूर टू इंक्रीज बढ़ाना एग्रीकल्चर आउटपुट टू मेक इंडिया सेल्फ सफिशेंट। उसने क्या किया, उसने मजबूर किया इंडिया को, देयर शुड बी रिवोल्यूशन फॉर इंडियन एग्रीकल्चर। तो उससे क्या हो जाएगा, जो इसका आउटपुट है वो बढ़ जाएगा, और इसको सेल्फ सफिशिएंट और इसका जो आउटपुट है वो भी बढ़ जाएगा। दीज इंक्लूडेड, वो क्या है, इसमें क्या इंक्लूड होता है, severe food shortage in 1966-1967 due to famine and drought in North India, leading to acute shortage of food grains in India। जब ड्रॉट पड़ गया इंडिया में 1966 में से 1967 में, तो उससे क्या हो गया, जब ड्रॉट पड़ गया तो नॉर्थ इंडिया में, तो उसकी वहाँ शॉर्टेज हो गई फूड ग्रेन्स की। हिंदुस्तान में जो नॉर्थ इंडिया में जब ड्रॉट पड़ गया, कहत पड़ गया, तो जो नॉर्थ का हिस्सा था इंडिया का, वहाँ सख्त पड़ गई, शॉर्टेज पड़ गई फूड ग्रेन्स की,
सख्त फूड ग्रेन की शॉर्टेज पड़ गई काहत की वजह से। इट आल्सो एक्सपोज्ड, उसने एक्सपोज किया स्कैरसिटी, स्कैरसिटी जो इसको उसने क्या किया, इट आल्सो एक्सपोज, ने एक्सपोज किया स्कैरसिटी ऑफ एग्रीकल्चर कंडीशंस इन सर्टेन पार्ट्स ऑफ इंडिया। तो इसने एक्सपोज किया कि किल्लत जो एग्रीकल्चर की है, एग्रीकल्चर कंडीशन जो है सर्टेन पार्ट्स ऑफ कंट्री। तो इसने ये भी किया, एक्सपोज किया कि ये जो पार्ट जो है इंडिया है वहाँ कितनी कमी है, किसकी, एग्रीकल्चर कंडीशन जो है, तो वहाँ कितनी कमी है इसकी। तो इसने एक्सपोज किया कि जो इंडिया जो है, इंडिया में कि एग्रीकल्चर कंडीशन जो है इसमें कितनी कमी है। नंबर 7, the initial harvesting and success of high yielding variety HYS of wheat during the winter of 1965 and 66। जब इनिशियल शुरू हो गया, शुरुआत हो गई हार्वेस्टिंग की एंड सक्सेस, कामयाबी की, जब शुरुआत हो गई इनिशियल हार्वेस्टिंग की शुरुआत की एंड सक्सेस ऑफ हाई यील्डिंग वैरायटीज, जब हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ वीट की जब शुरुआत हो गई ग्रीन रिवोल्यूशन की 19 ड्यूरिंग द विंटर में 1965 एंड 66 में बाय नॉर्मन बोरलंग एंड हिज एसोसिएट्स ड्यूरिंग रबी सीजन में ऑफ 1966 इन सर्टेन पॉकेट्स ऑफ नॉर्थ इंडिया। जब शुरू हो गई 1956 से 1966 तक बाय नॉर्मन बोरलंग कौन था, ये एक अमेरिकन था। नॉर्मन बोरलंग जो था ये एक अमेरिकन था। नॉर्मन बोरलंग जो था वाज एन अमेरिकन एग्रोनोमिस्ट था। ये एग्रोनोमिस्ट बोलते हैं जो साइंस ऑफ सॉइल मैनेजमेंट एंड क्रॉप प्रोडक्शन। तो एग्रोनोमिस्ट था ये जो था नॉर्मन बोरलंग जो था। तो ये क्या था, ये अमेरिका था। हु लेड, उसने लेड किया, शुरू किया इनिशिएटिव्स वर्ल्ड वाइड, उसने शुरू की पहला कदम उठाया, इनिशिएटिव्स लिए वर्ल्ड वाइड दैट कंट्रीब्यूटेड टू द एक्सटेंसिव इंक्रीज इन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। तो उसने क्या किया, उसने सोच के इंक्रीज होना चाहिए एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में। टर्म इज ग्रीन रिवोल्यूशन, जिसको हम ग्रीन रिवोल्यूशन के नाम से जानते हैं। टर्म इज ग्रीन रिवोल्यूशन, आल्सो नोन एज फादर ऑफ, जिसको जाना जाता है फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन। इसको फादर भी माना जाता है कि ये ग्रीन रिवोल्यूशन का फादर है, बाप है। इसको नॉर्मन बोरलंग को एंड हिज एसोसिएट्स, और इसके एसोसिएट जो थे वो भी थे। तो इसको एसोसिएट जो थे वो भी थे इसके साथ। तो यानी जो इसके मातहत रुकन जो थे वो भी इसके साथ थे। ड्यूरिंग रबी सीजन, जब रबी सीजन था ऑफ 1966 का, इन सर्टेन पॉकेट्स, जो सर्टेन पॉकेट्स जो थे, बिखरे हुए इलाके जो थे ऑफ नॉर्थ इंडिया, जो नॉर्थ के इंडिया के जो बिखरे हुए इलाके जो थे, उस वक्त कौन था, ये नॉर्मन बोरलंग और इसको एसोसिएट्स भी थे। जब रबी का सीजन था 1966 में इन सर्टेन पॉकेट्स ऑफ नॉर्थ, यानी बिखरे हुए इलाकों में जब रबी का सीजन था। नंबर 3, ए वैरायटी ऑफ डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल फैक्टर्स, एक वैरायटी जो है डोमेस्टिक और इंटरनेशनल फैक्टर्स की, लाइक क्या, यूएसए इंटरवेंटेशन इन वियतनाम। जब यूएसए का इंटरवेंटेशन हो गया वियतनाम में, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स, जो बैलेंस थी पेमेंट्स की, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स प्रॉब्लम ऑफ द यूएसए, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स प्रॉब्लम ऑफ यूएसए की, एंड द पोटेंशियल यूज ऑफ यूएसए फूड एक्सपोर्ट, जो पोटेंशियल यूज जो था किसका, यूएसए का। तो पोटेंशियल यूज ऑफ यूएसए फूड एक्सपोर्ट्स फॉर हार्ड करेंसी पेमेंट,
जो उनको हार्ड करेंसी पेमेंट की ज़रूरत थी, हार्ड तो उनको जो हार्ड करेंसी पेमेंट जो होती है, हार्ड करेंसी पेमेंट को होते हैं मनी डेट इज इजी टू एक्सचेंज फॉर मनी फ्रॉम अनदर कंट्री, जिसको हम एक्सचेंज कर सकते हैं मनी को दूसरी कंट्री से। हार्ड करेंसी को बोलते हैं मनी डेट इज इजी टू, जो इजी होती है एक्सचेंज करने में, फ्रॉम मनी फॉर मनी फ्रॉम अनदर कंट्री, जिसको हम मनी से एक्सचेंज कर सकते हैं। फूड एक्सपोर्ट्स फॉर हार्ड करेंसी पेमेंट्स के लिए, टू एलिवेट करने के लिए, एलिवेट हो गया हल्का करने के लिए, घटाने, एलिवेट दोज प्रॉब्लम्स, इन प्रॉब्लम्स को हल्का करने के लिए, घटाने के लिए, आल्सो कंट्रीब्यूटेड टू ग्रीन रेवोल्यूशन, इसलिए कंट्रीब्यूशन हो गई, कंट्रीब्यूशन की गई किसके लिए, तो कंट्रीब्यूशन हो गई, दे दिया गया किसके लिए, to green revolution के लिए। Today's our lesson, green revolution and its political fallout is completed. Thank you. Assalamu alaikum.